दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर साउथ वेस्ट मॉनसून सेट टू मेक एन अर्ली ऑनसेट इन केरला ऑन May 30 के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भीषण गर्मी की कहर ने इस समय सबको परेशान कर रखा है। लू के थपेड़ों ने लोगों का बाहर निकलना दूभर कर दिया है। बीते दिनों राजधानी दिल्ली का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और इस गर्मी का असर सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। इस साल पूरे मई महीने के दौरान नैनीताल, देहरादून, इन सभी हिल स्टेशंस पर दिन का तापमान लगभग 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अस्पतालों में हर जगह हीट स्ट्रोक, हैजा और डिहाइड्रेशन के मरीज भरे पड़े हैं। ऐसे में अब हर किसी की निगाहें आसमान पर टिकी हुई हैं। अब अच्छा मानसून का मौसम ही इस गर्मी से निजात दिला सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 30 मई से 31 मई के बीच मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। मानसून अगर अच्छा रहा तो बारिश अच्छी होगी और इससे लोगों को इस भीषण गर्मी से भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन मानसून का अच्छा या खराब होना बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। आज के इस आर्टिकल में हम मानसून और उसकी क्रियाविधि पर चर्चा करेंगे। साथ ही मानसून से जुड़े अहम पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले मानसून और उसकी क्रियाविधि के बारे में जानते हैं। मानसून मूल रूप से हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाले उन पवनों को कहा जाता है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में भारी बारिश कराती हैं। ये ऐसी मौसमी पवनें होती हैं जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती हैं। इस अवधि को वर्षा ऋतु काल यानी बारिश का मौसम कहा जाता है। मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। जब उत्तर पश्चिमी भारत में अप्रैल मई में भीषण गर्मी पड़ती है तो वहां कम दबाव का क्षेत्र बनता है। जून की शुरुआत में ये निम्न वायुदाब की दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। इन दशाओं में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। निम्न दाब के कारण इस क्षेत्र में पवनें ऊपर की ओर उठने लगती हैं। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे मानसूनी गर्त कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। गर्भ महासागर के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में नमी लाती हैं। इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम होने के कारण ही इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। जब ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं तो उच्चावच यानी भू आकृति और उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दिशाओं को बदल देते हैं। ये मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करने से पहले 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं और भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में पहुंचता है। एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। इनमें से एक हिस्सा अरब सागर की ओर से केरल के तट में प्रवेश करता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर से प्रवेश कर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में वर्षा करता है। अरब सागर से दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाली पवनें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बरसती हैं। आमतौर पर भारत में मानसून का प्रवेश 1 जून को होता है और सबसे पहले ये केरल तट पर दस्तक देता है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना आमतौर पर मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। वायुमंडल में जब विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो मानसून के रुख में बदलाव होता है
और वह कम या ज़्यादा बारिश के रूप में सामने आता है। मौसम मापक यंत्रों की गणना के मुताबिक अगर 90% से कम बारिश होती है तो उसे कमज़ोर मानसून कहा जाता है, जबकि 96 से 104% वर्षा को सामान्य मानसून कहा जाता है। अगर वर्षा 104 से 110% होती है तो इसे सामान्य से अच्छा मानसून कहा जाता है। इससे अधिक वर्षा अधिकतम मानसून कहलाती है। अब भारतीय मानसून पर एल नीनो और ENSO के असर को समझते हैं। मानसून पर एल नीनो और ला नीना का काफी गहरा असर पड़ता है। एल नीनो एक महासागरीय परिघटना है जो हर 5-6 साल के बाद आती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से ये आजकल 2 से 3 सालों में आने लगी है। एल नीनो की घटना में पूर्वी प्रशांत महासागर की जल सतह असामान्य रूप से गर्म हो जाती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास गर्म समुद्री जलधारा की मौजूदगी होना ही एल नीनो कहलाता है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से की जल की सतह का तापमान अलग अलग हो जाने से वहां बहने वाली व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर विरल वायुदाब क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। इस क्रम में ये हवाएं गर्म जल को पश्चिम की ओर यानी इंडोनेशिया की ओर धकेलती हैं, जिससे एल नीनो का विस्तार होता है। इसके अलावा एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब बदलाव से भी गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में बदलाव दक्षिणी दोलन कहलाता है। प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर के भारतीय ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के वायुदाब में होने वाला बदलाव ही दक्षिणी दोलन को जन्म देता है। जब प्रशांत महासागर में उच्च दाब की स्थिति होती है तब अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है। दक्षिणी दोलन और एल नीनो की संयुक्त घटना को एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी ENSO के नाम से जाना जाता है। जिस साल ENSO ताकतवर होता है, दुनिया भर में मौसम पैटर्न में काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती है। उस साल आमतौर पर सूखा रहने वाले दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारी बारिश होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और भारत में सूखा पड़ता है। इस कारण भारत में बारिश कराने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर हो जाता है। इस तरह से इंसो के दौरान मौसम पैटर्न उलट जाता है। एल नीनो की तरह ही ला नीना भी मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है। यह आमतौर पर एल नीनो के बाद होती है। जहां एल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहीं ला नीना में समुद्री सतह का तापमान बेहद कम हो जाता है। ला नीना की स्थिति एल नीनो से बिल्कुल विपरीत होती है। अब बात करते हैं भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की। मानसून अच्छा होगा या कमजोर, ये कई सारे वायुमंडलीय और महासागरीय परिघटनाओं पर निर्भर करता है। इनमें एक अहम कारक है एल नीनो और ला नीना। एल नीनो वर्षों में भारत में मानसून कमजोर रहता है, वहीं ला नीना वर्षों में मानसून मजबूत होता है। ऐसे ही हिंद महासागर द्विध्रुव यानी इंडियन ओशियन डायपोल यानी IOD भी मानसून को प्रभावित करता है। इंडियन ओशियन डायपोल के दौरान हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ज्यादा गर्म या ठंडा होता रहता है। पश्चिमी हिंद महासागर के गर्म होने पर भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ठंडा होने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैडन जूलियन ऑसिलेशन यानी MJO की वजह से मानसून की प्रबलता और अवधि दोनों प्रभावित होती है। MJO निरंतर प्रवाहित होने वाली समुद्री परिघटना है। यह हवा, बादल और दबाव की एक चलती हुई प्रणाली है। यह जैसे ही भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है, वर्षा की शुरुआत हो जाती है। जब यह मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होती है तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी बारिश होती है। दूसरी ओर जब यह एक लंबे चक्र की समयावधि के रूप में होती है तो प्रशांत महासागर के ऊपर रहती है, तब भारतीय मानसूनी मौसम में कम बारिश होती है। MJO के चलते महासागरीय बेसिनों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता भी प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट स्ट्रीम में भी परिवर्तन आता है। यही नहीं, MJO भारतीय मानसून के संदर्भ में एल नीनो और ला नीना की तीव्रता और गति के विकास में भी योगदान देती है। इसी तरह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात भी मानसून को प्रभावित करते हैं। चक्रवातों के केंद्र में अति निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है,
जिसकी वजह से इसके आसपास की पवनें अत्यंत तेज गति से इसके केंद्र की ओर बहती हैं। जब इस तरह की परिस्थितियां सतह के नजदीक बनती हैं तो मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। इनमें भी अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के मुकाबले ज्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि भारतीय मानसून का प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रवेश अरब सागर की तरफ से होता है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम भी मानसून को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अब जानते हैं मानसून से जुड़ी दो अहम चिंताओं, वर्षा के वितरण और मानसून अनियमितता के बारे में। मानसून के संदर्भ में सबसे ज्यादा चिंता इसके वितरण और अनियमितता की है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा तकरीबन 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। मानसूनी बारिश काफी अनिश्चित किस्म की होती है। कभी बारिश ज्यादा होने से बाढ़ के हालात बन जाते हैं, तो कभी बेहद कम बारिश होने से सूखे का संकट खड़ा हो जाता है। मानसून के आने और इसके वापस लौटने में भी अनियमितता पाई जाती है। कभी तो ये समय से पहले आ जाता है तो कभी काफी देरी से। इसी तरह यह कभी कभी समय से पहले ही लौट जाता है। यही नहीं, मानसून से होने वाली बारिश में प्रादेशिक विषमता भी देखने को मिलती है। मसलन उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के मासिनराम में लगभग 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में मात्र 12 सेंटीमीटर के आसपास और लद्दाख रीजन के लेह में कई बार सिर्फ 8.5 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है। विभिन्न क्षेत्रों में मानसून से होने वाली वर्षा के उतार चढ़ाव या परावर्तिता के लिहाज से भी अंतर देखने मिलता है। अब मानसून विच्छेदन और मानसून की वापसी की प्रक्रिया को समझते हैं। दक्षिण मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद अगर 1-2 या कई सप्ताह तक वर्षा नहीं हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेदन कई वजहों से होता है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेदन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और ITCZ की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समांतर बहने लगे। ऐसे ही राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली नम हवाओं को ऊपर उठने से रोक देती है। वहीं अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। शीत ऋतु में सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब का क्षेत्र ITCZ भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। सितंबर की पहले सप्ताह में मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान से लौट जाता है। सितंबर के आखिर तक उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है। ITCZ की शिफ्टिंग के मुताबिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून होता है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में बारिश करती हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं भारत में मानसून की अहमियत की। भारत के लिए मानसून की अहमियत जीवन रेखा के समान है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और देश में होने वाली ज्यादातर कृषि निर्भर है मानसून में होने वाली वर्षा पर। जिस साल मानसून अच्छा रहता है तो यह अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी के लिए सुख का संदेश लेकर आता है। देश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा खेती किसानी में लगा हुआ है और देश की GDP का तकरीबन 14% हिस्सा कृषि से ही आता है। लेकिन देश की कुल कृषि भूमि के बड़े हिस्से पर नियमित सिंचाई की सहूलियत मौजूद नहीं है। यह बड़ा हिस्सा कृषि के लिए मानसून पर निर्भर है। इसलिए अच्छे मानसून को अच्छी फसल से जोड़ा जाता है। मानसूनी वर्षा अच्छी होने से नदियों, झीलों, जलाशयों, तालाबों में पानी भर जाता है, जिससे न केवल भूजल स्तर ठीक होता है और जल चक्र का नियमन भी होता है। इस रूप में वर्षा का यह जल साल भर आपूर्ति का स्रोत बना रहता है और देश को सूखे के संकट से निजात मिलती है। जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली का अपेक्षित उत्पादन भी मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून अच्छा हो तभी बिजली का उत्पादन भी ज्यादा हो पाता है। मानसून का असर महंगाई से लेकर आम आदमी की थाली तक पड़ता है। अब आखिर में बात निष्कर्ष की। मानसून भारतीय जनजीवन की धूरी है, पर हम अब तक भी मानसून का फायदा लेना और प्रबंधन करना नहीं सीख सके हैं,
यही वजह है कि हमारे यहाँ पर्याप्त बारिश होने के बाद भी जल संग्रहण के प्रति उदासीनता दिखती है और भीषण गर्मी में हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। बारिश आती है और पानी बह जाता है, पर उसका संग्रहण नहीं किया जाता। बारिश की हर एक बूंद को सहेज कर ही हम जल संकट से निपट सकते हैं। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किए जाने के साथ डैम, स्टॉप डैम, चेक डैम जैसे जल संग्रहण उपायों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। देश के कुछ इलाकों में बारिश से हर साल बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, जिसका प्रबंधन करना बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को और ज्यादा चाक चौबंद करने की दरकार है। इसके अलावा मानसून की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए ज्यादा अपग्रेड मैकेनिज्म की जरूरत है, ताकि उसके हिसाब से ही सरकार और उसकी बाकी एजेंसियां मानसून की तैयारी कर सकें। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन से मानसून पर असर पड़ रहा है, इसलिए हमें जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले कारकों जैसे जीवाश्म ईंधन का दहन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आदि पर नियंत्रण करने की जरूरत है। तो चलिए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत मानसून का फायदा पूरी तरह उठाने में सक्षम नहीं हो सका है, कथन का तर्कपूर्ण विश्लेषण कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।